ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए डिजिटल भुगतान में भारत की बढ़त पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े एक राष्ट्रीय सम्मेलन में ये कहा कि जो डिजिटल इंडिया है उसने न केवल लोगों का सशक्तिकरण किया है बल्कि उनके जीवन में एक रचनात्मक बदलाव लाने में भी अहम योगदान किया है। और उन्होंने कहा कि भारत की जो डिजिटल भुगतान की क्षमता बीते वर्षों में बढ़ी है उससे एक नया बदलाव आया है। जैसे उन्होंने यूपीआई का उदाहरण देते हुए कहा कि इस सिस्टम के जरिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान 10 खरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो आंकड़ा है, और आज भारत विश्व में डिजिटल भुगतान के मामले में पहले स्थान पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2021 में कुल वैश्विक डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी 40% है और जो भीम यूपीआई है अब न सिर्फ भारतीय बल्कि वैश्विक ऐप के रूप में उभर कर सामने आया है। डॉक्टर कोहली, जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में हमने देखा कि भारतीयों ने डिजिटल भुगतान की ओर रुख किया है, किस तरह से ये देश की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप देने में या देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने में बहुत अहम रहा है? पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जो पेमेंट का एक पूरा का पूरा दायरा है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। और न केवल भुगतान करने वालों को, मतलब आम लोगों को जो लोग डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सरकार को भी, एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी हर तरीके से बदलाव इसमें देखा गया। और जिस रफ्तार से ये बढ़ा है, मुझे लग रहा है वो रफ्तार, अंग्रेजी में एक शब्द होता है अनप्रेसिडेंटेड, के पहले कभी ना देखे जाने वाली ये रफ्तार है। ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा है ना केवल भारत सरकार को बल्कि लोगों को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इस प्रणाली को स्वीकार करेंगे। जो ट्रेडिशनल कैश पेमेंट का सिस्टम था, या घर बैठे बैठे चेक इशू करते थे या बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाते थे, ये लिमिटेड माध्यम उपलब्ध थे पूरी दुनिया में ही, भारत में क्या। मुझे लग रहा है डिजिटल पेमेंट ने इतना बड़ा दायरा खोल दिया है पूरी की पूरी पेमेंट का कि उसमें किसी को जरा भी संकोच नहीं हुआ उसको करने में। हम देखें कि कौन कौन से माध्यम लोगों ने इस डिजिटल प्रणाली में अपनाए। यूपीआई की हम बात कर ही रहे हैं, यूपीआई तो है ही है, इसके अलावा जो बैंक के कार्ड्स हैं वो लोगों ने यूज करने शुरू किए। एक नॉन स्मार्टफोन्स का सिस्टम होता है जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कहते हैं, जिसमें आप एक एनालॉग फोन से भी पेमेंट कर सकते हैं, एक कोड भेज के #99 करके। उसके अलावा आधार अनेबल्ड पेमेंट्स ले लीजिए, मोबाइल वॉलेट्स इतने सारे आ गए, बैंक के प्रीपेड कार्ड्स आ गए, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं वो आ गए, इंटरनेट बैंकिंग शुरू हो गई, मोबाइल बैंकिंग शुरू हो गई, और इसके अलावा माइक्रो एटीएम शुरू हो गए। मुझे लग रहा है इतनी लोगों के पास चॉइसेस आ गई। और एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि जो सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी कि सैटरडे आज बैंक बंद है या संडे को कैसे पेमेंट की जाएगी, मुझे लग रहा है 365 दिन 24 घंटे के लिए ये ऐसा एक प्रणाली खुल गई जो आप 24 घंटे 365 दिन किसी भी समय, रात के 2 बजे 3 बजे आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं और तुरंत उसको वो पेमेंट मिल जाती है। मुझे लग रहा है पूरे का पूरा जो बिजनेस करने का सिस्टम है, जहां उधार चलता था इसी वजह से कि भाई आज बैंक बंद है, आज हमारे पास चेकबुक नहीं है, आज बैंक पे ऑर्डर नहीं बना पा रहा है, वो सारा कुछ खत्म होने से बिजनेस की रफ्तार बढ़ी है, पेमेंट जल्दी आने लग गई है। पूरा का पूरा एक अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किया है इसने भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में। डॉक्टर कोहली, हम अगर देखें डिजिटल ट्रांजैक्शन में सेफ ट्रांजैक्शन की भी बात को रखना बड़ा अहम है। तो हमने देखा है कि न सिर्फ यूपीआई भीम जैसी ऐप और इस तरह के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने एक तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन को ही बढ़ावा दिया बल्कि सेफ ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दिया। तो सेफ ट्रांजैक्शन की जो सुविधा है उससे किस तरह से लोगों में विश्वास बढ़ा है इस बात को लेकर? बिल्कुल, जब डिजिटल पेमेंट शुरू में आई थी तो लोगों के मन में अंदेशा था अगर कैश कैरी करना अनसेफ है, तो उसका तर्क ये दिया जाता था कि डिजिटल पेमेंट्स भी तो अनसेफ है, क्योंकि हमें किससे सुनने में आए शुरू में खास करके मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरा वॉलेट हैक हो गया। जैसे जैसे मुझे लगता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अंग्रेजी में कहावत है कि जरूरत नए किसी इन्वेंशन की एक जननी होती है। वही हमने देखा कि धीरे धीरे इसको सेफ किया गया। और आज आपको पिन और ओटीपी, ये दो चीज मैं ऐसी मानता हूं जिससे कि पूरा डिजिटल प्रणाली में सेफ्टी नेट लाया गया है। आज हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको ओटीपी चाहिए, वो ओटीपी केवल एक रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता है जो कि आपकी जेब में होता है। तो दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसको हैक करने की कोशिश करता भी है तो आपके फोन पे तुरंत आपको इत्तला दे दी जाती है, जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं आएगा। और इसी प्रकार जो पिन है जो आपका बहुत पर्सनलाइज है उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले जब कानून बनाया जाता है तो उसको वायलेट करने वाले या कोई नई इन्वेंशन होती है तो उसको काटने वाले भी साथ ही पैदा हो जाते हैं। तो इसके देखते हुए ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये अभी भी अपने आप में इसमें और इन्वेंशन हो रही है, इसको और
ज्यादा सिक्योर बनाया जा रहा है और मुझे लग रहा है आने वाले वर्षों में ये इतना सेफ हो जाएगा कि आप इसके अलावा कोई भी प्रणाली इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे एक ग्राहक होते हुए, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं कुछ ऐसा सुनाई देता है, पर मुझे लगता है कि वो ज्यादा लोगों की खुद की गलती की वजह से भी होता है। आपने अपना ओटीपी किसी से शेयर कर लिया, आपने अपना पिन किसी से शेयर कर लिया या किसी के बहकावे में आ गए, उससे ज्यादा रिलेटेड है। पर अगर कोई पूरी तरह से सेफ होके चल रहा है तो ये बहुत अच्छी प्रणाली है। इससे काले धन को रोकने में मदद मिली है, इससे कन्वीनियंस बहुत आई है, इससे स्पीड बहुत बढ़ी है, इससे ट्रांजैक्शंस की गिनती बहुत बढ़ गई। अभी आपने $1 ट्रिलियन का जिक्र किया, अमेरिकी डॉलर का। मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन गिन रहा था तो करीब 39 बिलियन ट्रांजैक्शन 2021 में निकल कर आए हैं। तो ये बाकी सेफ और कैश वगैरह से ज्यादा सेफ है। और अब तो कंपनीज जो ग्राहक है ऑनलाइन पेमेंट्स पे बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं। मुझे लग रहा है इन डिस्काउंट्स का बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है। तो ना केवल एक तरफ आसानी हो रही है, स्पीड से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और सेफ हो रहे हैं, बल्कि लोगों को इसका लाभ भी पहुंच रहा है। मतलब आपको मॉनिटरी गेन भी इसका मिल रहा है। और इस पॉइंट पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि शुरू में इसकी कॉस्ट पर बहुत अंदेशा जताया जा रहा था कि इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा पैसे कट जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े इसकी कॉस्ट कम हुई है और अब तो ना के बराबर इसके चार्जेस हैं। इतने चार्जेस हैं जो आपको बिल्कुल भी चुभते नहीं है। बहुत सस्ती दरों पे डिजिटल पेमेंट्स लोग अब कर रहे हैं। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको क्या लगता है कि पूरे विश्व के लिहाज से डिजिटल भुगतान, या इसे और थोड़ा सा आगे कहें कि डिजिटल इकोनॉमी किस तरह से अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, और जिस तरह से भारत ने इस मामले में लगातार उपलब्धि दर्ज की है, ये भारत के आने वाले समय के लिहाज से विश्व स्तर पर कितना अहम है? मैं तो ये मानता हूं कि अगर आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से है और भारत आगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है और कल को आने वाले सालों में $10 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर है, तो उसमें डिजिटल पेमेंट्स का, पूरी की पूरी डिजिटल प्रणाली का फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है। जितने भी नए नए फिनटेक्स आए हैं, उन्होंने नए नए पेमेंट के माध्यम निकाले हैं। मुझे लग रहा है उस लक्ष्य को पाने में डिजिटल पेमेंट्स एक बहुत बड़ा इंजन का काम कर रहा है। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत का जो 40% शेयर निकल के आया है, ये अपने आप में बताता है कि भारत की जो डिजिटल मसल पावर है वो कितनी है और पूरी दुनिया एक दिन उसको अपनाना चाहेगी। आज भी हम देखें कि नेपाल जैसे देश में भारतीय यूपीआई सिस्टम की मदद लेके उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। और भी कई देश भारत से संपर्क में है जो इस प्रणाली को अपने यहाँ लगाना चाहते हैं। इसके सक्सेस को देखते इस 140 करोड़ लोगों के देश में अगर ये कामयाबी से इम्प्लीमेंट की जा सकती है तो मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशन है और उन लोगों को इससे सीखना चाहिए, उसको लगाना चाहिए। और आने वाले समय में न केवल भारत के लिए ये एक ग्रोथ इंजन का जरिया बनेगा, बल्कि पूरे विश्व के लिए मुझे लग रहा है इसको रेप्लिकेट करने के लिए भारत की तरफ वो प्रोत्साहित होंगे। कल गृह मंत्री की अगर बात को कोट करें तो उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके जरिए 130 भारतीयों के अकाउंट में सीधे लाभ पहुंचा है बीते कुछ सालों में। और उन्होंने कई आंकड़े भी पेश किए जिससे कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है, ट्रांसपेरेंसी आई है, योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिला है। तो जिस तरह से सरकार ने रुख किया है योजनाओं के मामले में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल भुगतान का, वो किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए? बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, क्योंकि पहले की जो सरकारें थी खुद ये बात सुनने में आती थी कि हम ₹1 यहाँ से भेजते हैं लोगों के फायदे के लिए, वहां 15 पैसे जाके पहुंचता है। बीच में कहीं या तो वो भ्रष्टाचार या कोई सिस्टम रिलेटेड फ्लॉज उसका शिकार हो जाते थे बाकी का पैसा। तो मुझे लग रहा है डीबीटी, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है पूरे के पूरे सिस्टम में। आज किसान सम्मान निधि का आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जहाँ करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में, और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की पूरी प्रक्रिया हुई है, जनधन अकाउंट जिसको हम कहते हैं, जब ये शुरू में खोले गए थे तो लोग ये कहते थे अकाउंट इतने खुलवा दिए, इससे क्या लाभ होने वाला है, लोग उसमें पैसे नहीं डाल रहे। आज वही अकाउंट डीबीटी में काम आ रहे हैं। सरकार को पैसा पहुंचाना है, एक बटन दबा के करोड़ों अकाउंट्स में वो पैसा पहुंच जाता है। और ठीक जिस व्यक्ति तक जाना चाहिए, जितना ये जाना चाहिए, उतना ही पैसा उतने ही समय में पहुंच जाता है। मुझे लग रहा है अगर आप आज से 10 साल पहले इस बात को सोच के देखें तो आज जो हो रहा है उस समय एक सपना लगता था, पर इस सपने को साकार किया है डिजिटल प्रणाली ने। और जिस रफ्तार से इसमें ग्रोथ हो रही है, 2 तरीके की ग्रोथ हो रही है, इसकी वॉल्यूम में ग्रोथ हो रही है और इसमें इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है। मुझे लग रहा है आने वाले सालों में ये भारत को एक अलग क्षितिज पर पहुंचा देने वाला है। डॉक्टर शरद कोहली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में शामिल हुए और हमारे साथ अपने विचार साझा किए। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे डिजिटल भुगतान में भारत की बढ़त पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।